बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह पाठ निबंध विधा में हमारे लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ के इस भाग में आप मेरे साथ पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। बच्चों, तो आइए देखते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न कहाँ से हैं और क्या क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न है आपके विचार से, यानी इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे आपके विचार जाने गए हैं। पढ़ते हैं। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। बच्चों, आपने यह निबंध पूरा पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। किस बात के लिए कि लेखक जब हमें यह कह रहा है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, धोखा देने के बावजूद भी वह आज निराश नहीं है। तो बच्चों, क्या कारण हो सकता है। देखिए, लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहता है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु उसे बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। पर उसका मानना यह है कि अगर वह इन धोखों को याद करेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी हो जाएगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेकर लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस और बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि आज भी समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुए हैं। इसी कारण लेखक को लगता है कि उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न पर्दाफाश से है। क्या है, देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। बच्चों, इसमें आपको यह बताना है कि अगर हम किसी की बुराइयां सामने लाते हैं, किसी के दोष उजागर करते हैं, तो यह कैसे बुरा हो सकता है, कब यह बुरा रूप ले सकता है। तो बच्चों, अगर हम दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो यह तब बुरा रूप ले सकता है जब हम संबंधित व्यक्ति के दोषों को उभारते हैं और वह इसे गलत या अपनी बदनामी समझकर उग्र रूप ले ले, हमें अपना दुश्मन मानने लग जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। बच्चों, आजकल आप लोग भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। टेलीविज़न में बहुत सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, वो पर्दाफाश करते हैं। किसका पर्दाफाश करते हैं, दोषों का पर्दाफाश करते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो करते हैं वह सही है, क्या उन्हें करना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है और आपका जवाब कुछ इस तरह से होगा। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। हाँ बच्चों, इस तरह के कार्यक्रम से क्या होता है, हम जो जितनी भी बुराइयां हैं उनके प्रति सचेत हो जाते हैं, वातावरण और लोगों के प्रति अवगत हो जाते हैं, जिससे कि हम बाद में धोखा नहीं खाते और परेशान नहीं होते। कारण बताइए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने एक कथन इस तरह से दिया जाएगा और इस कथन का आपको परिणाम बताना है कि अगर इस तरह की स्थिति होगी तो इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला कथन है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। बच्चों, अगर ऐसा होगा तो हमारे समाज में क्या होगा, इसका परिणाम कि तानाशाही बढ़ेगी। चलते हैं अगले कथन की तरफ। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बच्चों, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। बच्चों, इसका यही परिणाम होगा, क्योंकि हर जगह अगर हम यह देखेंगे कि झूठ और फरेब करने वालों के रोजगार फल फूल रहे हैं
तो लोग और अधिक भ्रष्टाचार की तरफ प्रेरित होंगे और हमारे समाज में ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की कमी आ जाएगी। चलते हैं अगले कथन की तरफ। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। बच्चों, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या परिणाम होगा? बच्चों, लोगों में अविश्वास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मान लो अगर हम हर व्यक्ति के दोष ही दोष दिखाएंगे तो ऐसे में लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में एक पाठ और था बस की यात्रा से संबंधित, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। और आज जो आपने पाठ पढ़ा उसमें भी बस की घटना का विवरण देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारे दोनों लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और हरिशंकर परसाई जी, अगर दोनों आपस में मित्र होते और दोनों एक दूसरे से मिलते और बस वाली घटना के ऊपर बातचीत करते तो उनकी बातचीत क्या होती? तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से होती। हरिशंकर जी कहते, भाई द्विवेदी, आपने कभी ऐसी बस यात्रा की है जिसमें कि आपको कष्ट झेलने पड़े? तो हजारी प्रसाद जी क्या कहते, नहीं, हम तो कल ही बस यात्रा से आए थे। कल बीच रास्ते में भले ही खराब हो गई, परंतु कंडक्टर ने हमारी सहायता की और दूसरी बस लाकर हमें गंतव्य तक पहुंचाया। फिर परसाई जी क्या कह रहे हैं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। जिस बस से हम आ रहे थे वह बहुत वयोवृद्ध थी, जिसमें 6 घंटे का सफ़र बहुत कठिनाई से निकला और सारे रास्ते खराब होती रही। फिर हजारी प्रसाद जी क्या कहेंगे, हमारे साथ तो ईमानदारी और इंसानियत का आचरण किया गया, हमारी बस यात्रा तो ठीक रही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सार्थक शीर्षक। क्या करना हो सकता है बच्चों इस प्रश्न में? इस प्रश्न में शायद आपसे शीर्षक पूछा जाए। पढ़ते हैं प्रश्न। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? आपको क्या करना है, लेखक ने जो हमारे पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए लिखा है, रखा है, उस शीर्षक को रखने का कारण आप लोगों को बताना है। साथ में आप अगर इससे बेहतर कोई और शीर्षक दे सकते हैं तो आपको वह शीर्षक का नाम बताना है। तो बच्चों, हमारे जो लेखक हैं द्विवेदी जी, उन्होंने क्या निराश हुआ जाए का शीर्षक क्यों रखा? आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशाएं भर जाती हैं। लेकिन लेखक हमें उस समाज के मानवीय गुणों से भरे हुए लोगों को और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहता है, जिससे कि हम निराश ना हों। और इसके लिए अगर हम दूसरा शीर्षक रखते तो क्या रखते? हम निराशा से आशा भी रख सकते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्ह में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताइए। बच्चों, आपके सामने इतने सारे विराम चिन्ह हैं। आपको क्या करना है, ये जो पाठ का नाम है इसके बाद में विराम चिन्ह लगाना है। और अगर आप कोई भी विराम चिन्ह लगाते हैं तो आपको कारण बताना है कि आप यह क्यों लगा रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम इसके बाद विराम चिन्ह लगाते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि शीर्षक क्या का प्रयोग करने से शीर्षक ही हमारा प्रश्नवाचक है। इस शीर्षक से लेखक की जिज्ञासा भावना का पता चलता है। वह आज के समाज की स्थिति को अनुभव करके आशावादी दृष्टि से प्रश्नवाचक शैली में पाठकों के जवाब आने की अपेक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि यह जो कथन है इससे आप सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो आपको तर्क सहित उत्तर देना है। तो बच्चों, उत्तर इस तरह से होगा, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है
तो उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का भी अकेले सामना करना पड़ता है। यह राह इतनी आसान नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सपनों का भारत। बच्चों, आपने यह जो पाठ पढ़ा था, इस पाठ में लेखक हमें बार बार अपने सपनों के भारत के बारे में बता रहा था। तो यह जो प्रश्न है वह सपनों के भारत के बारे में है। देखिए क्या है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के सपने देखे थे, लिखिए। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में यह लिखना है कि हमारे जो महापुरुष हुए थे उन्होंने भारत से संबंधित क्या क्या सपने देखे थे, उन सपनों के बारे में लिखना है। तो बच्चों, वो सपने कुछ इस तरह से हैं। हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करें, सहयोग की भावना से मिलकर रहें और इसकी महान संस्कृति का अनुकरण करें। और वे चाहते थे आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। यानी पिछले प्रश्न में तो लेखक ने हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत के बारे में पूछा था, अब आपसे वह आपके सपनों का भारत के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके सपनों का भारत किस तरह का हो सकता है। तो बच्चों, आपका इसका उत्तर लिखना है और उत्तर कुछ इस तरह से है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विश्व में सबसे अग्रणी हो, भ्रष्टाचार, बेकारी और बेरोजगारी का नामो निशान तक भारत में ना रहे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, सांप्रदायिक एकता का भाव हो, देश विज्ञान, शिक्षा, योग, व्यापार, उद्योगों के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति करे, नई संस्कृतियों का मेल इस प्रकार से हो, भारतीय संस्कृति विश्वविख्यात रहे। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपके पाठ क्या निराश हुआ जाए के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप वापस एक बार इस भाग को देखिए। धन्यवाद बच्चों।